हेलो गाइस, तो आज है डे 7 ऑफ द एमसीक्यू। जैसे कि आपको पता है हमने 500 एमसीक्यू की एक सीरीज चला रखी है और जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा कि एनटीए की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट वीक से और यू कैन से अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपकी क्या स्टार्ट हो जाएंगे, एनटीए यूजीसी नेट के फॉर्म फिल करना सबमिट हो जाएंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आई है कि सिर्फ एनटीए के थ्रू अब आपका पीएचडी एंट्रेंस हो जाएगा, उसमें भी मैंने वीडियो बना दिया, तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, डे 7 है कंटिन्यूस का। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इंटेलिजेंस। लर्निंग कर चुके हैं, हम मेमोरी कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं आपका इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आके देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी। तो हॉवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी थी, तो कौन सा इनमें से नहीं है। याद करने का तरीका देखिए, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का क्या है, माइंड बिल्स, BILLS, माइंड बिल्स। एम से क्या है आपका म्यूजिकल, आई से है आपका इंटरपर्सनल या फिर इंट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ याद करने का एक तरीका है ये, इंटरपर्सनल। एन स्टैंड फॉर नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक। ई स्टैंड फॉर योर एक्स्ट्रो एसेंशियल, राइट, एग्जिस्टेंशियल, नॉट एक्सट्रोवर्ट। इस चीज को याद रखना, राइट, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं। ई स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंशियल, बी स्टैंड फॉर बॉडीली काइनेस्थेटिक। आई होप आप इनके मतलब पता हो आपके, राइट, कि क्या किस कैटेगरी के अंदर आता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक। आई स्टैंड फॉर, चूंकि यहाँ पर इंटर हम लिख चुके हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इंट्रापर्सनल। ओके। एल स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक, अनदर एल स्टैंड फॉर लॉजिकली मैथमेटिकल, मैथमेटिकल। लास्ट स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर स्पैटियल, जिसे हम स्पेस फैक्टर भी कहते हैं, किसकी थ्योरी में, आपकी थ्रस्टन की थ्योरी पे, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर म्यूजिकल भी है, लिंग्विस्ट भी है, स्पैटिकल भी है, स्पेशल भी है और लॉजिकल मैथमेटिकल भी है। ये रहा आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल भी रहा, लिंग्विस्टिक भी रहा, स्पैटियल ये रहा और आपका लॉजिकल मैथमेटिकल। तो चार है यहाँ पर। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल आपका यहाँ पर नहीं है, तो दिस इज योर राइट आंसर, जो कि आपकी हॉवर्ड गार्डनर में हमने कहीं पर भी बात करी है। इवन हॉवर्ड गार्डनर की जगह अगर आप थ्रस्टन की थ्योरी में बात करोगे तो तब भी हिस्टोरिकल नहीं है। हिस्टोरिकल इज एन एनिशिएंट प्लेस, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका आंसर दे रखा है। हिस्टोरिकल intelligence is not one of the multiple intelligences that Howard Gardner theorized about. In addition to the musical, linguistic, spatial and logical, mathematical, Gardner named interpersonal, intrapersonal, bodily kinesthetic, natural, individual intelligence, so on and so forth. याद करने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखना माइंड एंड बिल्स। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, माइंड एंड बिल्स। ओके, हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फिलिप हैज डायग्नोज विद द परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, एंड हैज इंपेयर्ड सोशल फंक्शनिंग बट कैन रिसाइट स्पोर्ट स्टैटिक फॉर द पास्ट 2 decades. दिस एबिलिटी इज लाइकली ड्यू टू, वो कह रहा है कि फिलिप को क्या हुआ है, एक हो गया परवेसिव, परवेसिव आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और क्या कह रहा है कि वो क्या हो गया, इंपेयर्ड सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन मतलब ही इज नॉट एबल टू डू द सोशल टास्क इन एवरी डे टू डे लाइफ, बट ही कैन रिसाइट स्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पास्ट टू डेट वेरी परफेक्टली। यानी कि उसका ब्रेन क्या कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। दिस एबिलिटी इज लाइकली ड्यू टू द, अब देखिए हाई आईक्यू तो हो नहीं सकता। अगर हाई आईक्यू होता तो डेट मीन्स वो इंटेलिजेंस हर एक चीज में दिखाता, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में हाई आईक्यू नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपका क्या आएगा, इमोशंस की बात होगी, क्या यहाँ पर इमोशंस की बात हुई है, नहीं हुई है, ये भी गलत हो गया। मेंटल रिटार्डेशन नहीं आएगा, वाई, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उसे रिसाइट कर पा रहा है स्पोर्ट्स स्टैटिक्स को फ्रॉम द लास्ट 2 decades। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको पता ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कॉग्निटिव कैपेसिटी जब हम बात करते हैं, दैट मींस आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप कॉग्निटिव एक्टिविटी को कैसे कर पा रहे हैं। क्या यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो क्या कर पा रहा है, वो कह रहा है इंपेयर्ड सोशल फंक्शन, यानी कि कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी आपका नहीं आ सकता, दैट इज सेवेंथ सिंड्रोम। सेवेंथ सिंड्रोम क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को
ऑप्शंस में सिलेक्ट करने से ज्यादा रिजेक्शन का पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और जैसे आप रिजेक्ट कर देते हो आपके पास जो सही के चांसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर 5 लेके चल रहा हूँ, 4 नहीं। देखिए, सेवंथ सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोटेबल टैलेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन वन एरिया। किसी एक एरिया में उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा एक टैलेंट होता है, बट मार्क लैक ऑफ द फंक्शन ऑन द अदर एरिया, और दूसरे फंक्शन में क्या है, लैक ऑफ फंक्शनिंग है। Often due to the presence of the development disability, in this case Philip has a diagnosed development disability but has a very strong skill of the knowing sport statistics। किसमें, जैसे कि उसमें लिख रखा था स्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स में उसकी काफी ज्यादा क्या है, नोइंग है, या फिर वो बता सकता है। ऑल ऑफ देम आर एक्सपेक्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है किसी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या आ सकता है, परसीविंग इमोशंस और अदर, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग इमोशन, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, यहां पर थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। डिस्क्राइबिंग इमोशंस हो सकते हैं या नहीं। मैनेजिंग इमोशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी के इमोशन को अपने आप मैनेज करना, ऐसा नहीं हो कि आप गए हो और आप रोने लग रहे हो, राइट। एज ए आप सपोज करिए आप यंग हो या फिर अकॉर्डिंग टू एज आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो, लेकिन आप वहां गए और आप क्या करने लग गए, आप रोने लग गए। तो इमोशंस को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है, राइट। परसीविंग इमोशंस ऑफ द अदर, कि दूसरे के इमोशंस को देख के ही व्यवहार करना, ऐसा नहीं कि वो रो रहा है और आप अपनी ही बातों में हंसे जा रहे हो, दैट इज अनदर रॉन्ग, राइट। तो ये भी ठीक हो सकता है कि दूसरे के इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करना। यूजिंग इमोशंस, दैट मीन्स अपने इमोशन का सही तरीके से यूज करना। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, जब आप वो देख रहा है कि दूसरा बंदा रो रहा है तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ मेरे को अब ये बात नहीं करनी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशन। कैन यू डिस्क्राइब एन इमोशंस? No, we cannot describe an emotion. That is the right answer. We understand the emotion, we manage the emotions, we can use the emotions. जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्ल्स यूज करती है अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा, राइट, कि भाई अच्छा आप ऐसे नहीं हो तो, एंड दे सडनली ब्रह्मास्त्र चला देती है अपना एंड दे स्टार्ट क्राइंग, राइट। नॉट टू ऑफेंड, जस्ट इन द सरकाज़म पे, ओके। परसीविंग इमोशंस ऑफ द अदर, मतलब आप देख पा रहे हो दूसरे के इमोशंस को और उसको क्या कर रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ए इज द काउंटर पार्ट ऑफ द सी, कि भाई इससे ही परसीव कर लो तभी आप अंडरस्टैंड करोगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। डिस्क्राइबिंग इमोशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। Describing emotion is not a factor in the emotional intelligence. The ability to describe emotion may become a factor if the other factor of the emotional intelligence exists, but it is not a factor in itself. अगर दूसरे फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे तो आपका क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। कौन सा आपका, डिस्क्राइबिंग इमोशन। आप तब डिस्क्राइब करोगे जब अदर इमोशंस के फैक्टर क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। द अदर चॉइसेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप अनटिल एंड अनलेस उसके दूसरे फैक्टर, अदर फैक्टर क्या हो, क्या ना हो, एग्जिस्ट हो, ओके। टेसिट नॉलेज कंट्रीब्यूट टू विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। अब देखिए, दो तरह की नॉलेज होती है, आइए पहले इसको देखते हैं। टेसिट नॉलेज होती क्या है, टेसिट होती है और एक होती है एक्सप्लिसिट। आई होप आपको पता हो एक्सप्लिसिट, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूं। नॉलेज दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या मतलब है वो भी देखते हैं। नॉलेज दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शेयर्ड बिटवीन द पीपल, कि आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को डायरेक्ट बात करके उस चीज को आप क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो। आपने नॉलेज शेयर करी, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने कुछ उसका रेफरेंस नहीं लिया, कुछ उसको उसमें बताया नहीं, आपने नॉलेज को क्या करा है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने नॉलेज को शेयर करा है। टेसिट नॉलेज कौन सी नॉलेज होती है, आइए। टेसिट नॉलेज वो नॉलेज होती है कि जिस स्किल एंड एबिलिटी को आप यूज कर सकते हो लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि जो इंडिविजुअल होता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि आपके पास ये स्किल्स है, आपने कैसे आए, बट वो उस स्किल्स को काफी अच्छी तरह को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। सो टेसिट नॉलेज क्या होती है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो एबिलिटी है, जो आपने किसके थ्रू, यहाँ पर एक और वर्ड आ सकता है, जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करा है, राइट, जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करा है, बट आप दूसरे बंदे को या फिर सामने वाले इंडिविजुअल को आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या दैट मीन्स कि कहते हैं ना कई बार कि मैं अब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, राइट,
देयर इज नो वर्ड फॉर दैट इमोशन, देयर इज नो वर्ड फॉर दैट हैप्पी, राइट, कि मैं इतना खुश था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, राइट। सेम कि आप जिस एक्सपीरियंस, जिस नॉलेज, जिस स्किल एबिलिटी को आप यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद देम, और वो नॉलेज जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करी जाए, दैट इज योर एक्सप्लिसिट नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर टेसिट में मैंने लिखा है नॉलेज स्किल्स एबिलिटी, नॉलेज स्किल्स एबिलिटी, और मैंने क्या लिखा है एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, नहीं हो रही। एनालिटिकल की बात हो रही है, नहीं हो रही। एनालिटिकल में आपका क्या आता है, एनालिटिकल में आपका आता है रीजनिंग करना, राइट, या फिर आप इसको क्वांट भी कई बार इसमें आ सकता है आपका, कि आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी को भी चेक करना एनालिटिकल रीजनिंग में। प्रैक्टिकल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिकल मींस क्या रहता है, जैसे कि अगर आपने स्टर्नबर्ग की ट्रैक थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, एसीपी, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर टैसिट नॉलेज किसका पार्ट आता है, आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का पार्ट आता है। क्रिएटिव, यहाँ पर क्रिएटिव भी नहीं है, फ्लूइड इंटेलिजेंस तो अलग ही होती है। अगर आपने स्टर्नबर्ग की, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्टर्नबर्ग की ट्राइक थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपका क्या आता है, एसीपी, ए स्टैंड फॉर एनालिटिकल, आई होप आपको इतनी नॉलेज हो। सी स्टैंड फॉर क्रिएटिव एंड पी स्टैंड फॉर प्रैक्टिकली, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, यानी कि उनके पास नॉलेज है या नहीं है, बट दे नो हाउ टू वर्क इन ए प्रैक्टिकल वे इन अ रियल लाइफ, एंड दैट इज योर टेसिट नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेसिट नॉलेज इन्वॉल्व स्किल बिल्डिंग एंड हाउ टू स्किल्स एंड इज लर्न फ्रॉम एक्वायरिंग डेली एक्सपीरियंसेस, जो आप नॉलेज को गेन कर रहे हो। टेसिट नॉलेज इज नॉट एक्सप्लिसिटली लर्न और टॉट, कोई आपको बता और समझा नहीं सकता। हम क्या करते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कोई कितना भी बताए, लेकिन जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे, जब तक आप उसको खुद नहीं सीखोगे, जब तक आप लॉस गेन नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। Therefore, practical intelligence depend on the tacit knowledge of the individual. Moving on to the next question, guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि फ्यूचर में जितनी वीडियोस हो आपको टाइमली अपडेट उनका मिल सके, चाहे वो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो या फिर वो एजुकेशनल के रिगार्डिंग हो, कोई भी वीडियो हो आप उसे मिस ना कर पाए। वर्बल स्किल, कॉग्निटिव स्किल एंड रीजनिंग स्किल मेक अप विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होती है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आपकी कॉग्निटिव स्किल्स आ सकती है, एनालिटिकल में आपकी बेसिकली रीजनिंग आती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आपकी ये सारी चीजें आती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली कौन सी चीजें आती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर आती है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज आप इमोशंस पे आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, राइट। प्रैक्टिकली, दैट इज अभी हमने बात बताया टेसिट नॉलेज, या फिर आप प्रैक्टिकल कितने हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो रियल लाइफ, राइट। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आता है आपका। क्रिस्टल इंटेलिजेंस में आपके वर्बल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स एंड रीजनिंग स्किल्स, ये सारे के सारे आते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर भी देख सकते हैं आप, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज कॉम्प्राइज of verbal skills, cognitive skills and reasoning. Crystallized intelligence influence fluid intelligence. किसको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस को भी। अब इंक्लूडिंग इन दिस एबिलिटी टू सॉल्व इमर्जिंग प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया था जब हम इमर्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो क्या आती है हमारी, फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्या ऑप्शन में फ्लूइड इंटेलिजेंस है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अभी आपको मैंने बताया, राइट। और ध्यान रखना, जब भी हम फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर स्पैटियल फंक्शन लिखा हुआ है, राइट, या फिर आपसे कह रखा है कि इंडक्टिव रीजनिंग, अगर लिखा हुआ है स्पैटियल फंक्शन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग ज्यादा हो रही है, तो आपको किसके अंदर आएगी, फ्लूइड इंटेलिजेंस के। मीनवाइल जब हम बात करते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंस की तो आपके कॉग्निटिव स्किल्स, राइट, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी आती है, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हो। वर्बल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, राइट। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व इमर्जिंग इशू एंड यूज स्पैटियल एंड द विजुअल इमेजरी। देखिए यहाँ पर दो चीज भी लिखी हुई है, विजुअल एंड स्पैटियल इमेजरी।
This include identify and using new approaches to the problem as well as quick thinking. Okay. Initial intelligence test calculated the ratio of the child this to his or her. ये तो बहुत आसान है, हमने क्या देखा था, IQ का क्या फॉर्मूला होता है, मेंटल एज MA डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। मेंटल एज आएगा यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, MA टू डिवाइडेड बाय हिज CA. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Which test of the mental ability is not measured on the Stanford Binet IQ test? इस Stanford Binet की जब हम बात करते हैं तो जब उन्होंने जो टेस्ट दिया था तो उस टेस्ट में उन्होंने क्या मेजर नहीं करा था, वर्बल रीजनिंग, बिल्कुल वर्बल रीजनिंग मेजर करी थी, एब्स्ट्रैक्ट एंड विजुअल रीजनिंग ये भी मेजर हुई थी, क्वांट के भी क्वेश्चन आपको मिले थे. अब आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यूज हुई थी क्योंकि जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो आपकी कौन सी मेमोरी यूज हो रही थी, वर्किंग मेमोरी. और वर्किंग मेमोरी का तो हम किसे कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, HTM, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यूज हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी यहाँ पर यूज नहीं हुई. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही आंसर है आपका, लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नॉट मेजर ऑन ए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, द अदर फैक्टर लिस्टेड आर मेजर in this type of the IQ test. The Stanford Binet test is only one of the IQ tests used today, जो कि आज भी यूज होता है. Which type of intelligence is typically measured by the intelligence test? अगर आप देखोगे क्रिएटिव तो बिल्कुल कभी भी, क्रिएटिव किसके थ्रू मेजर होती है आपकी, TTCT, that is Torrance test of creative thinking, right? इमोशनल इंटेलिजेंस IQ के थ्रू, IQ टेस्ट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी मेजर नहीं कर सकता है. एनालिटिकल, प्रैक्टिकल या मल्टीपल, अब ये 3 ऑप्शन है आपके. मल्टीपल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकती है. वाई, कि अगर उन्होंने ये तो चीज पहली बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा रीजनिंग में अच्छा हो तो वो वर्बल में भी अच्छा हो. व्हाट डज दैट मीन, कि यहाँ पर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं आएगा. प्रैक्टिकली इसमें उन्होंने कहा था कि IQ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे आर द स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, राइट. बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए. एनालिटिकल इंटेलिजेंस मींस कि आप एक चीज को कितनी तरीके से एनालिसिस करके उसका आंसर दे सकते हो. रीजनिंग, क्वांट, मैथ, वर्बल, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कोई ऐसी चीज बनी नहीं है. मल्टीपल इंटेलिजेंस से भी ऐसे नहीं होता. इमोशनल इंटेलिजेंस इज EQ, सॉरी, राइट. लेकिन यहाँ पर हमने बात किसकी करी है, IQ की. तो IQ में आप क्या मेजर करते हो, आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस. Analytical intelligence is typically measured by the intelligence test and is thought to be critical to academic success. The ability for reasoning and problem solving is called the practical intelligence. देखिए, reasoning और problem solving को लिए हम क्या कहते हैं, practical intelligence. The other answer choice represent other type or theories of the intelligence, right? तो क्वेश्चन नंबर लास्ट, that is D के बारे में बात करते हैं. Pauline noticed that her boss was quite upset. She could see and understand why he has upset and choose to keep her distance for a few days. Although this made Pauline feel tense, she did not show it to her own employees and presented herself professionally during this time. One may say that Pauline showed the abilities of the, बिल्कुल ठीक है, उसने क्या देखा कि बॉस क्या है, अपसेट है. देखिए, आप दूसरे के इमोशंस को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं. अगर वो गुस्सा है आप तब भी देख रहे हैं, अगर वो हैप्पी है तो भी आप देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि वो गुस्सा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना के रखे, और जिस टाइम पर अगर एक इंडिविजुअल गुस्से में है तो उसके पास ना जाए. अगर वो अपसेट है, रो रहा है, तो भी हम क्या देखते हैं कि लेट हर कराए, उसके बाद हम जाएंगे, राइट. दैट इज नोन एज द इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप क्या कर रहे हो, आप परसीव करके उसको इमोशन को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज कॉमनली नोन एज योर इमोशनल इंटेलिजेंस. तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस. सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही. अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं. सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है. चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए. बहुत टाइम लगता है एक PPT को बनाने में, उनके आंसर खोजने में, और क्या क्या उनके साथ जो ट्रिक्स यूज हो सकती है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल न जाए. We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep growing lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.